A very warm welcome to you once again in my channel Giza Education. I'm Sandeep Sharma in front of you, and today again I'm here with a very important and very interesting topic. Let's discuss the very important part of mechanics. In fact, it is a part of Newton's law of motion, that is pseudo force. Today आज हम pseudo force के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि pseudo force आखिर क्या चीज़ है, कहाँ लगती है, किन वजहों में इसे लगाना ज़रूरी हो जाता है, इसके बिना इनफैक्ट सवाल किया ही नहीं जा सकता। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब and do press the bell icon as well, so that any informative video once again whenever it gets formed you will get notified first. Okay, तो आपको जल्द से जल्द सूचना मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैं अपने वीडियोस में टॉपिक स्कूल लेवल से डिस्कस करके, जो है बोर्ड लेवल से डिस्कस करके, मैं उसे जेई मेंस, नीट और फिर एडवांस लेवल तक की चीज़ें समझा दूंगा। बस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप चैनल को ध्यान से देखिए और फॉलो करिए। हर वीडियो को एक के बाद एक जो ऑर्डर में लगे हुए हैं उन्हें देखिए, उसमें लगे हुए कंसेप्ट को सीखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत हेल्प होगी आपकी। तो आगे समय वेस्ट ना करते हुए जानते हैं सूडो फोर्स क्या है। सूडो फोर्स, सूडो में आपका पी साइलेंट है। ये सूडो फोर्स है क्या? देखिए, सूडो फोर्स एक्चुअली, सूडो का मतलब होता है जो एग्जिस्ट ना करे। यानी क्या मतलब है मेरा? सूडो फोर्स का मतलब वो फोर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। यस, सूडो फोर्स नाम की कोई चीज़ वैसे यार होती नहीं है, मैं आपको सच बताता हूँ। ठीक है, ये एक तरीका है, ये एक टूल है जिसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में लगाते हैं, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मैंने आपको शायद किसी वीडियो में, आप पुराने जाके वीडियोस देखिएगा, मैंने आपको डिस्कस करके ये बताया है कि जस्ट लेट मी सी वेदर द विजिबिलिटी ऑफ दैट फोन इज क्लियर। या इट्स फाइन। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने किसी वीडियो में शायद ये बताया होगा कि जो फ्रेम्स होते हैं जिनसे कि आप डिसाइड करते हैं, सपोज़ जैसे कि तुम ग्राउंड पे खड़े हो, कोई आदमी मूव कर रहा है तुम्हारे सामने, और तुम ग्राउंड पे खड़े हो और कोई आदमी बस में बैठा मूव कर रहा है, तो कहने का मतलब कि आप उसके मोशन को आप ग्राउंड से देख रहे हैं कि बस से देख रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। देखिए, हमने अपने फ्रेम्स को, यानी कि जिन जगहों से हम चीज़ों को देखते हैं, उनको हमने वर्गीकृत किया है, हमने उन्हें डिवाइड किया है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में। इनर्शियल फ्रेम्स सिंपली वो होते हैं, वो फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। एज इट इज़ दुनिया में कोई भी फ्रेम इनर्शियल नॉन इनर्शियल नहीं होता। हम लोग अर्थ को इनर्शियल कहते हैं, लेकिन सच्चाई में अर्थ भी रोटेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, चूँकि हम लोग सब लोग एक साथ ही उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। ये बात याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ज़ीरो। कोई ऐसा फ्रेम, एक ऐसे फ्रेम की बात करते हैं जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। यानी कि पहली बात, इनर्शियल फ्रेम, अगर ये बस है और ये खड़ी हुई है, इसमें कोई मूवमेंट देखना है तो इसमें न्यूटन्स की लॉ हम लोग लगा सकते हैं। ये कैसा फ्रेम है? एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। फिर क्या करती है? ये बस मूव करने लगती है और कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाने लगती है, मान लेते हैं। इस समय कौन सा फ्रेम है ये? अगेन ये एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है ही। अब यहाँ पर अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भी एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये बात आप अच्छे से समझिएगा, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि इनर्शियल फ्रेम जो होता है उसमें वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो वो फ्रेम हमारा इनर्शियल कहलाएगा। यानी कि कोई खड़ा हुआ, रुका हुआ या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी ज़ीरो है, तो दोनों ही केस में वेलोसिटी बदल नहीं रही है। बस इतना काफ़ी है बताने के लिए कि एक्सेलरेशन सिस्टम का ज़ीरो है। कोई भी फ्रेम जो एक्सेलरेट, अब यही बस अगर एक्सेलरेट करने लगे तो इसी बस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कह देंगे। तो इनर्शियल, नॉन इनर्शियल एज इट इज़ कोई ये डिसाइड नहीं होता कि अर्थ इनर्शियल है, बस नॉन इनर्शियल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बस खड़ी हुई है या बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम है, और अगर वो एक्सेलरेट कर रही है
तो वो नॉन इनर्शियल है। सिंपल सी बात है। अगर वो एक्सेलरेशन है उसमें तो वो नॉन इनर्शियल है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स की लॉ नहीं लगाई जाती। उसमें अगर न्यूटन्स की लॉ आप लगाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हम तो भाई न्यूटन्स की लॉ ही सीखे हैं बेसिक मैकेनिक्स में, तो कैसे लगाएं? हाँ, अगर न्यूटन्स की लॉ लगाना है आपको तो आपको एक चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा, और वो है सूडो फोर्स। अब वो सूडो फोर्स एक्चुअली होता क्या है, मैं ज़रा ये क्लियर कर देता हूँ। ये कुछ नहीं, एक प्रकार का इनर्शिया है। ये इनर्शिया की वजह से आपको ये महसूस होता है। मैं आपको भी समझा दूंगा, पहले मैं एक बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ कि सूडो फोर्स है क्या। मैं जल्दी से रब करता हूँ। बोर्ड पे आप निगाहें रखिए, 1 मिनट के लिए बोर्ड से निगाहें मत हटाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस होने वाली है। ये बस है, ये मैंने बस बना दी, ठीक है। अब इस बस को हम एक फ्रेम बोल दे रहे हैं, मान लेते हैं इस फ्रेम को हम लोग एस डैश कह देते हैं। ये बस एक फ्रेम है एस डैश। आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, आप हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बन रही, लेकिन आप ए हैं और आप ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है। ग्राउंड के फ्रेम को हम लोग, आप खड़े हैं या ग्राउंड के फ्रेम को हम लोग एस कह देते हैं। ये एस है, ये फ्रेम एस डैश है, ये ग्राउंड है, ये बस है, ठीक। बस में एक आदमी खड़ा हुआ है दीवार के सहारे। इसके सामने ऊपर रैक पे एक सूटकेस रखा हुआ है। इस सूटकेस का नाम हम लोग पी दे देते हैं। ध्यान से देखना। अब तुम उस सूटकेस की लोकेशन, अगर सूटकेस का पोजीशन वेक्टर बनाए आपसे, तो आपके हिसाब से जो उसका पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए पी हो गया आपका, ए पी। ये ए पी लेंथ, इस समय ये वो लेंथ है जो आपसे सूटकेस की लेंथ आ रही है, जो आप देख रहे हैं सूटकेस को। जो ये बस में खड़ा हुआ आदमी सूटकेस को देख रहा है वो ये है। इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, इस पर्सन को नाम दे देते हैं बी। तो ये हो गया आपका बी पी, ठीक है। अब ये जो बस है, बस का पोजीशन वेक्टर जरा हम लोग बना देते हैं। तो बस का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बनाते हैं, ये बस का पोजीशन वेक्टर बन गया। ये पोजीशन वेक्टर बनाने की क्या वजह है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ए बी ही दे देते हैं, क्योंकि आप ए हैं और बी जो है वो बस के साथ ही लगा हुआ है। तो क्यों ना आप बस के या उस पर्सन के रिस्पेक्ट में आप अपने इस लेंथ को ए बी बोल सकते हैं, आपकी उसके हिसाब से लेंथ। अब गौर करो, आपको ये याद होगा, आई होप ये बात आपको याद है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और अगर मैं ऐसे कोई वेक्टर बनाता हूँ तो ये वेक्टर की लेंथ आपकी आ जाती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ में आई बात? वैसे भी आप देख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर। तो बी में अगर ये प्लस करोगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग लिख देते हैं। तो ये आपका जो बी पी आएगा, आप लिख लीजिए बी पी वेक्टर लिख सकते हैं इज इक्वल टू दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, इस हिसाब से। तो लिख देते हैं भाई ए पी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है, यानी ए से बी की दूरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब आगे देखते हैं। अब एक काम करो बाबू, इसको जल्दी से आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको इस लेंथ को डिफ्रेंशिएट करोगे, इस लेंथ को डिफ्रेंशिएट करोगे, इस लेंथ को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो मालूम क्या आएगा तुम्हारे पास? इस लेंथ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये p की वेलोसिटी आ जाएगी। ये जो सूटकेस है वो a के रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू a आ जाएगी। इसको ऐसे लिख देते हैं। मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूँ जरा। पहले ये bp है, पहले bp का लिख देते हैं। वेलोसिटी अगर तुमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, यानी कि अगर आपने डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, bp लिख दो, bp इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ए पी माइनस d बाई डी टी ऑफ ए बी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? अरे यार 2 मिनट लगेगा, जल्दी समझ जाओगे, परेशान मत हो इसको, है ना, घबराओ मत इस चीज़ के लिए। ये क्या चीज़ है भाई? अब ये बीपी लेंथ कौन सी है? ये लेंथ है। सूटकेस इस आदमी के रिस्पेक्ट में जो बस इटसेल्फ में खड़ा हुआ है, यानी दूसरा फ्रेम जो है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है। तो ये एक्चुअली आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ पी। ये क्या चीज़ आ गई? वेलोसिटी ऑफ पी आ गई विथ रिस्पेक्ट टू बी आ गई। लिख लीजिए आप ए पी, यानी कि ये पी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा, अभी जो तुमने निकाला वो इसका इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अब जो निकाल रहे हो ये वो इसका इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख लो भाई, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ पी है विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ए बी ये वाली लेंथ थी, यानी ये पूरी बस ये वाला फ्रेम, ये पूरा फ्रेम
इस फ्रेम के ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ है ना, ये तो इसकी पोजीशन वेक्टर था, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ये, इस फ्रेम को हम लोग चाहें तो इस फ्रेम को आप ऐसे लिख लीजिए, ये ए बी लेंथ है ना, तो यानी कि ये फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको ए बी की बजाय तुम ए बी भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पर्सन इस फ्रेम में खड़ा ही तो हुआ है ना, तो चाहो तो ये फ्रेम लिखो, इसके या तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख लो, या फिर तुम लिख लो ये वाला फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ए, कि ये वेलोसिटी यानी इस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस, ये है ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये बात क्लियर रहा हूँ। अब मैं इसको रब कर दूँ, इतना रब कर देता हूँ। अब देखो ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इन लोगों का एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये आ गया। अब ये है क्या, पहले समझ लो अच्छे से क्या चीज़ है, देख लो। देखो ऐसा है, ये है p का एक्सेलरेशन b के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो बॉडी यहाँ पे है वो इसके रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेट कर रही है वो है, यानी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेट कर रही है वो है। pa क्या है, यानी ये वाली बॉडी ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेट कर रही है ये वो है। और ये क्या है, ये पूरा फ्रेम इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेट कर रहा है ये वो है। चलो हम मान लेते हैं इस फ्रेम के पास कोई एक्सेलरेशन था, वी एज्यूम दैट दिस फ्रेम वाज एक्सेलरेशन, इट मीन्स कि ये नॉन इनर्शियल बन गया। नॉन इनर्शियल बन गया, अब देखो हमारा काम हो जाएगा सूडो फोर्स वाला। ध्यान देखो, अब सारी मेहनत का रिजल्ट आने वाला है। मान लेते हैं ये पूरा फ्रेम, यानी ये फ्रेम जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए पी बी इज इक्वल टू ए पी ए माइनस इस चीज़ का ये हो गया ए, क्योंकि हमने लिख दिया ए, यानी कि ये फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो ए है, ठीक है। अब देखो इतनी बात अगर क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। ज़रा मास मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो जाएगा एम ए पी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एम ए पी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस एम ए, ठीक है। ये बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूजन? अब देखो भाई, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, एम ए पी बी, यानी इस पर जो फोर्स लग रही है, जो ये देख रहा है, जो ये देख रहा है एम ए पी बी, यानी ये इसका एक्सेलरेशन है इसके रिस्पेक्ट में ए पी बी, और इसमें मास मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब इसके हिसाब से जो इस पर फोर्स लग रही है ये वो है। तो मैं लिख लेता हूँ फोर्स इसके इस फ्रेम की वजह से, तो आप लिख लीजिए फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रही है इस फ्रेम के नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए या खड़े हुए आदमी की वजह से वो फोर्स है। एम ए पी ए क्या है, वो है इस पर जो फोर्स लग रही है, जो ये देख रहा है, जो ये देख रहा है, ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है अगर ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो मान लेते हैं ये, तो आप ये लिख लीजिए फोर्स ऑन ए पी ड्यू टू ए, ये वो है माइनस एम ए। तो आपने ये बात गौर की, देखिए यही चीज़ हमको सारी इन्फॉर्मेशन देगी, यानी कि ये चीज़, अगर ये चीज़ एक्सेलरेट कर रही है, भूल जाओ ये बस है क्या है, जो एक्सेलरेशन बस का होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी जब इसको देखेगा या खड़ा हुआ आदमी इसको देखेगा तो इसको ए एक्सेलरेशन के साथ ये जो सूटकेस है मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके हिसाब से जो इस पर फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी इतनी, इसके हिसाब से इस पर जो फोर्स लग रही होगी इतनी लग रही होगी, है ना। लेकिन जो यहाँ बैठा हुआ आदमी है, यहाँ खड़ा हुआ आदमी, ये जब इसको देख रहा है तो ये है इस पर जो लगने वाली फोर्स, ये जो महसूस कर रहा है इस पे, वो ये चीज़ है। तो वो देख रहा है कि जो इस पर फोर्स ये महसूस कर रहा है वो तो इस पर लगी रही है माइनस टाइम्स एम ए, यानी इतनी फोर्स उसमें से माइनस करनी पड़ रही है। बात समझ में आई आपको? यही है आपकी सूडो फोर्स। और माइनस ये दर्शा रहा है कि ये एक्सेलरेशन ए है, तो इसका मतलब इस पर ये इस प्रकार का एक्सेलरेशन एक महसूस कर रहा है। यहाँ पे खड़ा हुआ ये इस पर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन महसूस कर रहा है, यानी इस पे खड़ा हुआ ये एक सूडो फोर्स महसूस कर रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ये क्यों महसूस, ये बात समझ में आई आपको? अब मैं ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दूँगा। पहले मैं ज़रा इसको रब कर दूँ।
देखो सूडो फोर्स एक्चुअली कुछ होती नहीं है यार, वो फीलिंग होती है। मैं बताता हूँ इसकी वजह ये है कि आप मान लेते हैं यहाँ पे खड़े हुए थे, इस जगह आप खड़े हुए थे, यहाँ पे आपके एक ब्लॉक रखा था, मान लेते हैं ज़मीन इसके और ज़मीन के बीच में कोई खास फ्रिक्शन नहीं है, इस ब्लॉक के और बस के फ्लोर के बीच में देयर इज़ नो फ्रिक्शन व्हाटसोएवर इन मच क्वांटिटी। तो जब ये बस एक्सेलरेट करती है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से मूव करती है, तो अगर ये चिकना होगा तो कभी कभी आप महसूस नहीं किया कोई चीज़ जिस गाड़ी में बैठे हो बड़ी तेज़ी से मूव की तो उसमें रखी हुई चीज़ पीछे सरक आती है? यार वो पीछे सरक नहीं आती, वो इनर्शिया की वजह से वहीं रहना चाहती है। ये बस एक्चुअली आगे चली गई है, ये इनर्शिया की, क्योंकि बस पे एक्सेलरेशन लग रहा है ना, और उस पर चूंकि अगर फ्रिक्शन होता तो साथ में वो भी चली जाती, फ्रिक्शन होने के बाद भी कभी कभी स्लाइड कर जाती है। तो ये ब्लॉक वहीं रहना चाहता है, ये ब्लॉक वहीं रहना चाहता है, और बस आप समझ रहे हैं ना, ये बात समझ लीजिए इस चीज़ को। मान लेते हैं ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक यहीं रहना चाहता है और बस एक्सेलरेट करती हुई चली जाती है। तो अगर यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी देखेगा वो, क्योंकि वो तो बस के साथ जाएगा ना, तो वो एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा होता है, क्योंकि बस के साथ वो आगे जा रहा है। तो ऐसा नज़र आता है कि वो चीज़ पीछे आ रही है, ठीक है, इनर्शिया की वजह से होता है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की कोई फोर्स नहीं है, केवल हम लोग इसे लगाते हैं। आप नोट कर लीजिए, ये कोई फोर्स नहीं है। वीडियो बनाने में आप ये ध्यान रखिएगा, ये केवल हम तभी लगाएंगे जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वरना हम लोग ये फोर्स लगाएंगे ही नहीं। Whenever you're going to talk about the pseudo force, it's only applicable in the non-inertial frame. Whenever we are concerned to find the FBD with respect to a non-inertial frame, then only we can apply pseudo force. जैसे बस में बैठे एक्सेलरेट कर रही है, तब आप pseudo force लगा सकते हैं इस पर। कैसे लगेगी वो समझा दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। सिंपल सा तरीका है यार, बहुत सिंपल है। मान लें किसी लिफ्ट में हैं, लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो आप सूडो फोर्स कैसी फील करेंगे मैं बता रहा हूँ। आपका सिंपल तरीका ये है कि इसमें बाकी जो एफबीडी में अब तक बनाते आए हो, जो सीखे हो, वो सब बना दो। उसके अलावा फ्रेम जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, उस एक्सेलरेशन का अपोजिट एक्सेलरेशन इस पर एज्यूम कर लो कि ये इस पर इस तरफ लग रहा होगा। तो अगर इस बॉडी का मास m है तो ma के बराबर इस पर सूडो फोर्स एक्स्ट्रा लग रही होगी। ये बात समझ में आई आपको? एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं इसको रब करता हूँ और मैं समझा दे रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल है। सपोज़ आप एक लिफ्ट में हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। अगर ये लिफ्ट खड़ी होती तो देखिए इसका क्या होता है, mg इस पर वेट नीचे लग रहा होता और नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर लग रहा होता, ठीक है। फ्लोर को दबा रहा है, बदले में फ्लोर इसको दबा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें ये हो रही होती। अब सपोज़ ये पूरा सिस्टम, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होती, तो अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होती तो उतने के बराबर की सूडो फोर्स आप इस ब्लॉक पर नीचे दिखा दीजिए। इसका मास m है, तो मास और ए एक्सेलरेशन जिससे वो ऊपर जा रही है उतना ही आप नीचे दिखा दीजिए, ठीक है। तो अगर इस समय नॉर्मल आप इसकी FBD का आप इक्वेशन लिखें तो आप n को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो ma और mg नीचे हैं, तो na माइनस ma माइनस mg, और चूंकि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं तो ब्लॉक आप देख रहे हैं जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। चूंकि एक्सेलरेशन ये से मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स आपने एक्स्ट्रा लगा दी, लेकिन ब्लॉक इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो मूव नहीं कर रहा ना, तो एफ नेट हमें एफ नेट इज इक्वल टू ma लिखना है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो इसका 0 है। एक्सेलरेशन हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन वो 0 आ रहा है। नॉन इनर्शियल के फ्रेम्स में जब रिस्पेक्ट में देखते हैं तभी सूडो फोर्स लगाते हैं, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो आएगी ma प्लस mg, ये हो जाएगी ma प्लस g, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। यानी नॉर्मल रिएक्शन वो होता है, तो यानी इसका जो वेट होगा इस समय ज़्यादा महसूस होगा, इतना ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है। लिफ्ट में ऐसे ही वेइंग मशीन रख के अगर आप उस पर खड़े होते तो वेइंग मशीन अगर ऊपर से मूव कर रही होती तो वेइंग मशीन में आपका वेट ज़्यादा दिखा रहा होता, जो एक्चुअल है उससे ज़्यादा दिखा रहा होता। और इसी प्रकार से क्यों ऐसा है वो आप समझ सकते हैं, ये चीज़ मैंने प्रीवियस डिस्कस की है। हम लोग सूडो फोर्स के और एग्जांपल्स करते हैं और बातों को और क्लियर करते हैं। चलिए अब सूडो फोर्स कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं किस प्रकार से सूडो फोर्स हम लोग लगाएंगे। एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ आपके सामने। सपोज़ ये आपके पास एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, और ट्रॉली में एकदम सेंटर पे कहीं पे एक स्ट्रिंग से
आपका लगा हुआ है एक बॉब या एक मास लगा हुआ है, ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रही है, और ऐसा अंदर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये जो आपका मास लगा हुआ बॉडी है, जो स्ट्रिंग से, आपकी स्ट्रिंग से देखा जाए, आपकी स्ट्रिंग जो है वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये स्ट्रिंग आपका ऐसा है, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो ये इधर की तो और दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर अंदर से, आप इस फ्रेम के अंदर से देखते हैं इसको, तो इस फ्रेम के अंदर से हम इस पर क्या क्या, चूँकि एक्सेलरेट कर रहा है तो ये नॉन इनर्शियल है, सूडो फोर्स लगाएंगे। तो सूडो फोर्स हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने लगा दी, यहाँ पे जो भी इसका मास है, मान लेते हैं इसका मास m है, तो m और जो भी एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को लिख देते हैं, ये सूडो फोर्स पे लग रही होगी। बाकी फोर्सेस जो आप तक पहले से आप लगाना जानते हैं, पहले से जानते हैं, वो लगा दीजिए। नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg, और इधर टेंशन लग रही होगी t। ठीक है, अब क्या है भाई, अब कुछ करना ही नहीं है, आप टेंशन को रिजॉल्व कर लीजिए एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, काम खत्म, क्योंकि बहुत स्टेबल है। इफ बॉब इज स्टेबल इट मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज स्टेबल, इट इज़ नॉट हैविंग एनी एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, तो ये हो गया t cos 30 और ये हो गया t sin 30। ये वाला कंपोनेंट t sin 30 हो गया, ये वाला t cos 30 हो गया। लिख लेते हैं t sin 30 यानी ये वाला कंपोनेंट माइनस ma, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, इज इक्वल टू ये एफ नेट लिख ली, इज इक्वल टू जो भी इसका मास है, और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉब एज इट इज, भले ही धागा से ऐसा बनाया हुआ है लेकिन चुपचाप खड़ा हुआ है, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो लिख लो। तो t sin 30 इज इक्वल टू, इससे तो जीरो हो गया तो उधर ले जाइए, इसको लिख लीजिए ma। ठीक है, इसी प्रकार से t cos 30 mg के बराबर होगा, तो आप लिख लीजिए t cos 30 इज इक्वल टू mg। ठीक है, आपको इस सिस्टम का एक्सेलरेशन पता करना है, अब 2 मिनट में पता लग जाएगा वो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप क्या करिए, इक्वेशन 1 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को तो t कट जाएगा, ये आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू, ये ma अपॉन mg है तो mm कट गया, बचा a अपॉन g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g tan 30। ठीक है, या उसको चाहो तो आप g tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, लिख लो। और इसको न्यूमेरिकली लिखना है, जरा मुझे देखने तो दिखाई दे रहा है, हाँ g tan 30 के बाद नहीं दिखाई दे रहा, इसको ऐसे लिख दीजिए g/√3। ठीक है, g को आप 10 लिख लीजिए, तो 10/√3 आपका आंसर है। इसको चाहे तो और सिंप्लीफाइड में दे सकते हैं। समझ में आई बात, ये अच्छे से क्लियर हुआ आपको? ठीक है, नीचे ये दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझ लीजिए g tan 30 ही आंसर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम दूसरा प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ पहले मैं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि अगेन मैं एक लिफ्ट ले रहा हूँ, और उस लिफ्ट में मैं एक पुली लगा देता हूँ। मान लेते हैं ये मेरी लिफ्ट है, बड़ी सी लिफ्ट बना लेते हैं, ये मेरी लिफ्ट है। इस लिफ्ट में मान लेते हैं एक पुली लगी हुई है, एक बड़ी सी पुली बना लेते हैं, ये पुली लगी है। इधर एक मास लटका देते हैं, इसका नाम m1 दे देते हैं, और इधर एक मास लगा देते हैं, इसका नाम m2 दे देते हैं। ठीक है, चलो इधर दे दो m2। ये पूरा लिफ्ट जो है ऊपर a एक्सेलरेशन से, हम इस एक्सेलरेशन को a कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं, जस्ट फॉर द assumption। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बाय विच इट इज गोइंग अपवर्ड। ओके, सो till now whatever you know about the FBDs, do not use the pseudo force, but whatever the things which you know, draw the FBDs of these two blocks separately. Okay, how can we do this? देखिए, या मैं डायरेक्टली काम करता हूँ कि सूडो फोर्स लगा ही देता हूँ इस पर और चीज़ें देख लेता हूँ। कितना देखो आसान है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यार, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स इसके अंदर रखी हुई हर एक चीज़ पर जो है लगेगी। ठीक है, हर एक चीज़ पर लगेगी, यानी इस पुली पे भी सूडो फोर्स लगेगी, इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी। सूडो फोर्स सबसे पहले लगाओ, बाकी FBD बांध बनाना। ए ऐसे लगा दो, लिख लो नाम m1, और जो एक्सेलरेशन है हमको उस एक्सेलरेशन के अपोजिट बनाना होता है, और यहाँ नाम दे दो, इसका नाम m2 है और एक्सेलरेशन।
ठीक है, यानी मास जो उसका बॉडी का हो और एक्सेलरेशन तो उसके अपोजिट, सिस्टम जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन उस पर लगता है। इतना लग गया। अब इसके बाद देखो क्या एज्यूम करना है, बड़ा सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा था और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा था। तो मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से और ये नीचे आ रहा होगा ए एक्सेलरेशन से। भाई ये ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा ना। अब एफबीडी अपनी कंप्लीट करो। इसकी वेट नीचे mg या m1g लग रहा होगा, ऊपर टेंशन T लग रही होगी। ठीक, बन गया भाई। इसका कर लो, इसका वेट m2g नीचे लग रहा होगा और टेंशन तो T ऊपर लगी रही होगी। ठीक है, पुली का रहन देते हैं क्योंकि पुली तो फिक्स है, उसके बारे में बात भी नहीं हो रही है। अब कोई आपसे ये एक्सेलरेशन निकालने को कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन बताओ इनका कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन, ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द, यानी दो एक्सेलरेशन है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है यानी विथ रिस्पेक्ट टू दिस लिफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पुली यू कैन से, किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव करेंगे, वो एक्सेलरेशन यानी ये ए निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? देखो भाई सब कुछ बना ही हुआ है। सबसे पहले इक्वेशन लिखो। तो जो एक्सेलरेशन, ये वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो जो भी फोर्स इसके सीध में होगी उन सबको पॉजिटिव लिख लेते हैं। क्या है वहाँ पे? टी है। और बाकी m1a जो कि सूडो है और m1g तो नीचे ही लग रही हैं, तो उनको भाई नेगेटिव ही लिख लो। तो ये हो जाएगा m1a माइनस m1g। एफ नेट हो गया, एफ नेट लिख लिया हम लोगों ने। दैट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। इसका मास है m1 और इसका एक्सेलरेशन है a। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, चूंकि ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा था तो सूडो फोर्स हमें लगा दी थी, खत्म हो गई बात। अब देखो दूसरा काम ये करो कि इस वाले ब्लॉक का, अब इस वाले ब्लॉक में ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसकी वजह से आप इधर वाली नीचे वाली फोर्स को पॉजिटिव मान लीजिए। तो ये हो जाएगा m2g प्लस m2a, क्योंकि ये दोनों नीचे हैं, माइनस टी इज इक्वल टू जो भी इसका मास है इनटू जो एक्सेलरेशन है। लेट मी चेक आउट द विजिबिलिटी, इट्स फाइन। अब आप क्या करो यार, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। टेंशन वैसे पूछा नहीं, अगर पूछेगा तो आप टेंशन बाद में किसी इक्वेशन में रख के, सबसे पहले ढेर सारे वेरिएबल हैं उनको घटाओ। अगर ये वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन आप जोड़ेंगे तो आप देखिए ये टेंशन पॉजिटिव है, ये टेंशन नेगेटिव है, टेंशन कट जाएगी। तो पहले टेंशन को हटा देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा m2g प्लस m2a माइनस m1a माइनस m1g इज इक्वल टू, उधर है m1 प्लस m2a। ये आएगा। अब एक काम करो, a वाला अलग लिख लो, g वाले अलग लिख लो ताकि कॉमन ले सको। तो ये मैं इधर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसको और इसको साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1g। ठीक है, इसको और इसको साथ ले लिया। फिर इस प्रकार से इसको साथ ले लेते हैं, तो उसमें a कॉमन ले लेंगे। तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो बचेगा क्या, वो m2 माइनस m1 बचेगा और एक्सेलरेशन आपने कॉमन ले लिया है, और ये बराबर है आपके m1 प्लस m2a के। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस पूरे सिस्टम में देखिए m2 माइनस m1 कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए। m2 माइनस m1 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जब कॉमन ले लिया इसमें, तो यहाँ बचा g और यहाँ बचा a, g प्लस a। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब ये बस एक्सेलरेशन में ये वाली चीज़ उठा के यहाँ लिख दो, यानी ये लिख दो यहाँ पे m1 प्लस m2, है ना, डिवाइड कर दो, उसको हटा दो भाई यहाँ से, ख़त्म। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। समझ में आया? ये एक तरीका और भी है, इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन करके भी हम लोग ग्राउंड फ्रेम से भी इसको निकाल सकते थे, ग्राउंड से। लेकिन ऐसा है कि वो अभी मैं आपको ज़बरदस्ती डाल के कंफ्यूज नहीं करूँगा। मैं रिलेटिव का पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन कहाँ कैसे लगाया जाता है, और ख़ासकर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो पार्ट आप पढ़ेंगे। देखिए हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो में एक एक करके आप चीज़ें सीखते जाइए। जो सिखा रहा हूँ आप अच्छा महसूस करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार में, 3 बार में देखिए। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, आगे की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए कभी कभी मेरे पास समय नहीं बचता है, तो रात में जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको कॉपीज़ में भी बना देता हूं, है ना। जैसे बोर्ड पे मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, तो आप कॉपीज़ में भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा वीडियो बनाऊं कि आपको दिखाई दे, आपको विजिबिलिटी अच्छी हो, उसकी साफ साफ आपको दिखे। तो बहुत से क्वेश्चंस मैं आपको कॉपी में भी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेरे पास स्पेस ज़्यादा मिलती है, ओके।
और मैं ज़्यादा चीज़ें मुझे ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर है ना, तो वैसे भी वीडियोस आपको मिलेंगे।